पिछले भाग में हमने प्राकृतिक व पूर्ण संख्याओं के बारे में जाना। आज हम जानेंगे पूर्णांक क्या है और हमारे दैनिक जीवन में इनकी उपयोगिता क्या है। तो पहले समझते हैं अपने दैनिक जीवन से कुछ जुड़ी हुई कुछ बातें। विपरीतता हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। जैसे कि दिन है तो रात भी है, दुख है तो सुख भी है, प्यार है तो घृणा भी है। यानी कि धनात्मक की कल्पना ऋणात्मक के बगैर कर ही नहीं सकते। इसे सबसे पहले लाभ और हानि से समझते हैं, क्योंकि लाभ और हानि हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। मान लीजिए कोई वस्तु जिसका मूल्य कितना है, 25 रुपए। अगर ये वस्तु हम कितने रुपए में बेचते हैं? अगर इस वस्तु को हमने 30 रुपए में बेचा तो हमें क्या होगा? 5 रुपए का लाभ होगा। लेकिन यदि हमने इसी वस्तु को 20 रुपए में बेचा तो यहाँ हमें क्या होगा? 5 रुपए की हानि होगी। तो 5 रुपए का यहाँ लाभ हुआ, यानी कि यहाँ हमारे पास 5 रुपए आए और यहाँ पर हमें हानि हुई, यानी कि यहाँ से हमारे पास से 5 रुपए चले गए। तो हम दोनों को ही 5 रुपए लिख रहे हैं, तो ये कैसे पहचाने कि ये लाभ है कि हानि है? अब आगे, जैसे कि ये समुद्र तल है, इससे एक पंछी ऊपर की तरफ कितनी दूरी पर है? समुद्र तल से 500 मीटर की दूरी पर है, 500 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी तरह से ये जो मछली है, ये यहाँ पर समुद्र तल से 500 किलोमीटर की दूरी पर नीचे है। तो ये चूंकि ऊपर है और ये नीचे है और दोनों ही समान दूरी पे है, तो अब हम ये चीज कैसे दिखाएं कि मछली नीचे है और पंछी ऊपर है? क्योंकि दोनों की दूरी समुद्र तल से समान है। तो ऐसी स्थितियों पे हमें क्या करना है? यानी कि हमारा जो समूह था, जो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का समूह हमने बनाया था, वो इनकम्प्लीट था, अधूरा था। उससे हम सारी चीजों को प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करेंगे कि 0, 1, 2, 3 के अलावा अगर हमें कहीं पर विपरीतता दिखानी है, यानी कि सीधा भी चल रहे हैं और उसके बाद हमें उल्टा भी चलना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? ऋणात्मक संख्याओं को दिखाना पड़ेगा। यानी कि अगर एक कदम हमने बढ़ाया, यानी कि सीधे चले, तो हमने उसको +1 से प्रदर्शित किया। लेकिन अब अगर हमने एक कदम उल्टा किया, उल्टा बढ़ाया, यानी कि हम बाईं तरफ चले, तो हम उसको किसे प्रदर्शित करेंगे? माइनस से। यानी कि इन पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर हम इन ऋणात्मक संख्याओं को नहीं लेते तो हमारा संख्याओं का समूह कैसा है? अधूरा। यानी कि पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? 0 से अनंत तक। लेकिन अगर हम इसमें इनकी ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लें तो हमारा जो ये सेट बन जाता है वो किसका बन जाएगा? पूर्णांक संख्याओं का। तो 0 के बाएं दाईं तरफ की जो संख्याएं उनको हम क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। यानी कि 0 से जब हम दाईं तरफ चलेंगे तो संख्याएं बढ़ेंगी, और 0 से अगर हम बाईं तरफ चलेंगे तो हम उनको क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। यानी कि 0 से बाईं तरफ चलने पे संख्याओं का मान घटेगा। अब अगर 0 की बात करें तो 0 क्या है? धनात्मक या ऋणात्मक? 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। तो ये जो समूह है पूर्णांक संख्याओं का, क्या समूह हुआ? कि पूर्ण संख्याओं में यदि हम उनकी ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लें तो हम उन संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक। अब जरा इन स्थितियों को देखते हैं। जो हमने लाभ और हानि देखा था, यानी कि अगर मुनाफा हुआ है तो हम उसे +5 से प्रदर्शित कर सकते हैं, और अगर हमने हानि की है तो हम इसे -5 से प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज का बढ़ना प्लस होगा और किसी भी चीज का घटना माइनस होगा। किसी भी चीज को अगर हमें ऊपर की तरफ दिखाना है तो हम क्या कर सकते हैं? उसको प्लस से प्रदर्शित कर सकते हैं, और किसी भी चीज को अगर हमें नीचे की तरफ दिखाना है तो हम उसको माइनस साइन से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब हमें साफ पता लग रहा है कि मछली समुद्र तल से नीचे है और पंछी समुद्र तल से ऊपर है। तो इस तरीके से हमें पूर्णांकों की जो महत्ता है वो अपने दैनिक जीवन में क्या है, ये अच्छे से समझ आ गई है। तो अब जरा हम आगे के भाग में समझने की कोशिश करेंगे कि पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं, पूर्णांकों की तुलना कैसे करते हैं, और पूर्णांकों को किसी क्रम में व्यवस्थित कैसे करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण। तो जिस तरीके से हमने पूर्ण संख्याओं का निरूपण किया था, उसी तरह से हम पूर्णांकों का भी निरूपण करेंगे। हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। क्षैतिज संख्या रेखा का मतलब उसको हम बिल्कुल क्षैतिज खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, इकाई दूरी पर अपनी संख्याओं को रखते चले जाएंगे, पूर्णांकों को रखते चले जाएंगे। तो 0 के अगर हम दाईं तरफ रखेंगे तो वो हमारे धनात्मक पूर्णांक होंगे, और बाईं तरफ रखेंगे तो वो हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। लेकिन अब अगर हमें ऊपर नीचे की स्थितियों को बताना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा लेनी पड़ेगी, जिसको हम वर्टिकल नंबर लाइन कहते हैं। तो 0 के ऊपर की जो संख्याएं हैं वो
ऊपर की स्थिति को प्रदर्शित करेंगी यानी कि प्लस पूर्णांक, और जो 0 से नीचे की संख्याएं हैं वो ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित करेंगी, माइनस साइन को प्रदर्शित करेंगी, यानी कि वो नीचे की स्थिति को प्रदर्शित करेंगी। तो यदि हमें बायां और दायां प्रदर्शित करना है तो हम क्षैतिज संख्या रेखा लेंगे, और अगर हमें ऊपर और नीचे प्रदर्शित करना है तो हम ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा लेंगे। अब जैसे कि एक उदाहरण लेके चलते हैं। हमें 0 से 8 कदम दाएं चलना है, तो 0 से 8 कदम दाएं का मतलब हम 0 से 8 कदम चलते जाएंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे, प्लस की तरफ, यानी कि हम इसको +8 से प्रदर्शित करेंगे। इसी तरीके से यदि हमें 0 से 7 कदम बाएं चलना है, बाएं मतलब 0 से उल्टी तरफ चलना है, तो हम इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, हम कहाँ पहुंच जाएंगे, बाईं तरफ चल के -7 पे, यानी कि हम 0 से 7 कदम बाएं को -7 से प्रदर्शित करेंगे। इसी तरीके से हम अगर 0 से 5 कदम दाएं प्रदर्शित करना है तो हम कैसे प्रदर्शित करेंगे उसको, 0 से दाएं तरफ चलेंगे 5 कदम, कहाँ पहुंचेंगे, +5 पे, तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, +5 से। और 0 से 5 कदम बाएं को हम किस तरह प्रदर्शित करेंगे, हम 0 से बाईं तरफ चलेंगे, तो ये हम कहाँ पहुंचेंगे 5 कदम चल के, -5 पे। तो इस तरीके से हम संख्या रेखा पर अपने पूर्णांकों को निरूपित और प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद अब एक उदाहरण हम ऊपर नीचे के लिए भी लेके चलते हैं। जैसे हमें, ये क्या है, भूतल, भूतल से ऊपर जा सकते हैं सीढ़ियों से, और भूतल के नीचे भी जा सकते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल्स में आपने देखा है लिफ्ट्स होती हैं, तो जो एक ग्राउंड फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर से हम ऊपर भी बहुत सारी मंजिलों तक जा सकते हैं। उसके बाद हम बेसमेंट की तरफ भी हम नीचे काफ़ी नीचे तक जा सकते हैं, बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, है ना। तो ये ऊपर नीचे जाना हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो भूतल से 4 सीढ़ियां ऊपर का मतलब क्या है, हम ऊपर की तरफ चलेंगे यानी कि धन पूर्णांक की तरफ, यानी कि हम 4 कदम ऊपर चले तो क्या हुआ, हम इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, +4 से। अब यदि भूतल से 3 सीढ़ियां हमें नीचे उतरना है तो हम इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर चढ़ना नहीं है, यहाँ पर हमें उतरना है, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, ऋण पूर्णांक को, यानी कि इसको हम कैसे दिखाएंगे, -3 से। भूतल से 5 सीढ़ियां ऊपर चढ़नी है और फिर 2 सीढ़ियां फिर से ऊपर चढ़नी है, यानी कि 5 सीढ़ियां चढ़कर जब हम और दो सीढ़ियां ऊपर जाएंगे तो हम कौन सी सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे, 7वीं सीढ़ी पर। तो इस तरीके से हम इसको किससे दिखाएंगे, +7 से। भूतल से 3 सीढ़ियां उतरकर पुनः 4 सीढ़ियां उतरेंगे, यानी कि पहले 3 सीढ़ियां उतरे, उसके बाद 4 सीढ़ियां हम और उतर गए, कहाँ पहुंच गए, -7 पे। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे, -7 से। भूतल से 4 सीढ़ियां उतरे और फिर पुनः वहां से 4 सीढ़ियां चढ़ गए, यानी कि पहले उतरे 4 सीढ़ी, 4 कदम नीचे, और फिर यहाँ से 8 सीढ़ियां जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, +4 पे। यानी कि अब अगर हमें इसको प्रदर्शित करना है तो हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, +4 से। तो इस तरह से देखा कि कितनी महत्ता है इन पूर्णांकों की। अगर पूर्णांक में हमने पूर्ण संख्याओं में अगर हमने उनके ऋणात्मक संख्याओं को नहीं लिया तो हम इन स्थितियों को कैसे दिखाएंगे। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। भारत के 5 स्थानों के तापमानों की सूची दी गई है। इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों में हमें व्यक्त करना है। तो जैसे दिल्ली का तापमान है 0 डिग्री से 16 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, यानी कि कितना है, ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो हम इसको पूर्णांक के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे, हम इसको +16 डिग्री सेल्सियस से प्रदर्शित करेंगे। लेकिन अब मुंबई का तापमान क्या है, 0 से 30 डिग्री ऊपर है, यानी कि 0 से ज़्यादा है। ज़्यादा है मतलब ऊपर की तरफ, यानी कि बढ़ रहा है। तो हम इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, +30 डिग्री से, +30 डिग्री सेंटीग्रेड। और श्रीनगर का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 13 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे है, यानी कि 0 से कम है, यानी कि ठंडा है, बहुत ठंड पड़ रही है। तो जब गर्मी बढ़ रही है तो हम उसको प्लस से शो कर रहे हैं, लेकिन जब गर्मी घट रही है यानी कि ठंड बढ़ रही है तो हम उसको माइनस से प्रदर्शित करेंगे। तो 0 से अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो हम इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, -13 डिग्री सेंटीग्रेड से। और मद्रास का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे है, इसका मतलब हम इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, -20 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो इस तरीके से हम तापमान को देख के बता सकते हैं कि किस जगह पर ठंडी पड़ रही है और किस जगह पर गर्मी पड़ रही है। उसके बाद हम चलते हैं कि एक और दूसरे सवाल पे। जैसे रोहित के घर से मोहित, मीना, समीर और सविता के घरों की दूरी पूर्णांकों में व्यक्त कीजिए। तो हम यहाँ पर इस दूरी के लिए पहली चीज़ हमें ये जो दे रखा है, एक पूरा मैप दे रखा है जिसमें मोहित का घर कहाँ है, यहाँ पर, और रोहित के घर से मोहित का घर हम सीधी तरफ चलेंगे तब आएगा,
और उल्टी तरफ चलेंगे तो मीना का घर आएगा। हम इस तरफ चलेंगे तो समीर का आएगा और इस तरफ चलेंगे तो सविता का घर आएगा। तो इस चीज़ को हम दिशाओं से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि ये जो दिशा है, यहाँ से जब हम इस तरफ चलेंगे तो ये कौन सी दिशा आएगी हमारी? ये है हमारा नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये हमारा दक्षिण, ये वाली जो स्थिति है ये हमारी क्या है? पश्चिम, और ये हमारी पूर्व। तो ये हमें देख के पता लग रहा है कि मोहित जो है रोहित के घर से पूर्व की तरफ है, रोहित मीना का घर रोहित के घर से पश्चिम की तरफ है, इसी तरह समीर का घर नॉर्थ की तरफ है और सविता का घर साउथ की तरफ है। तो जैसे कि अभी हमने समझा था कि हम पूर्णांकों की सहायता से हम ये जो पोजीशन है हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे रोहित और मोहित के घर के बीच की दूरी कितनी है? 20 मीटर। लेकिन किस तरफ है? पूर्व की तरफ, यानी कि शून्य से किस तरफ? दाईं तरफ। तो हम इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? +20 से। इसी तरह मीना का घर किस तरफ है? उसके बाईं तरफ, तो मतलब पश्चिम में है, तो हम इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? माइनस से। तो ये -15 देख के ही पता लग रहा है कि मीना का घर कहाँ है? रोहित के घर से पश्चिम की तरफ। इसी तरह समीर का घर कहाँ है? उत्तर में, यानी कि हम देखें तो ये ऊपर की तरफ। तो यानी कि हम इसको अगर प्रदर्शित करेंगे तो क्या होगा? ये +25 मीटर होगा। इसी तरह से सविता का घर कहाँ? दक्षिण की तरफ है, यानी कि नीचे की तरफ। तो हम क्या करेंगे? इसको हम माइनस से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि इसको दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? -5 मीटर। तो इस तरीके से हम पूर्णांकों की सहायता से उसकी पोजीशन भी बता सकते हैं कि किसका घर किससे कितनी दूरी पर है। अब जरा एक बार थोड़े रिकैप में जाते हैं। हमने प्राकृतिक संख्याओं को पढ़ा था जो गिनती की संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं अगर हम 0 को शामिल कर लें तो वो सारी संख्याएं पूर्ण बन जाती हैं, और यदि हम उनके ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लें तो पूर्णांक बन जाती हैं। तो जरा इन चीज़ों को समझते हैं। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो जरा देखो ध्यान से। बिल्कुल, ये जो पूर्ण संख्याओं का घेरा है इसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। और अगर हम कहें कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक हैं, तो ध्यान से देखते हैं। जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं इनमें 0 प्राकृतिक बिल्कुल नहीं है। 0 प्राकृतिक संख्याओं के समूह में नहीं आता। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं? बिल्कुल, पूर्णांकों के समूह में 1 2 3 4 5 बिल्कुल आता है। पूर्णांकों के घेरे में ये आती हैं, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं। लेकिन अगर हम इसका उल्टा कहें कि क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन 0 एक ऐसा पूर्णांक है। पूर्णांक 0 तो हो सकता है, 0 तो हो ही सकता है। तो पूर्णांक हमारा कौन सा वाला? 0 जो है वो प्राकृतिक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक प्राकृतिक नहीं है। इसी तरह जरा पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों की बात करते हैं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं? बिल्कुल हैं। ये जो 0 से लेकर 1 2 3 4 सभी ये पूर्ण संख्याएं, ये पूर्णांक भी हैं, पूर्णांकों के सेट में भी आती हैं। तो सभी पूर्ण संख्याओं को हम पूर्णांक कह सकते हैं। लेकिन अगर हम यदि इसके उल्टे की बात करेंगे कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हैं, तो जितनी ये ऋणात्मक हैं ये संख्याएं पूर्ण संख्याओं के समूह में बिल्कुल नहीं आती। तो हम कहेंगे कि सभी पूर्णांकों को हम पूर्ण संख्याएं नहीं कह सकते। तो इन तीनों सेटों को समझना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समझ में होना चाहिए कि अगर हम 0 की बात करें तो 0 प्राकृतिक नहीं है। अगर हम -1 की बात कर रहे हैं तो -1 प्राकृतिक नहीं है और पूर्ण भी नहीं है। तो इस तरीके से ये हमने बात की कि संख्याओं को हम कैसे समझेंगे। उसके बाद अब हम तुलना पे आते हैं कि हम पूर्णांकों की तुलना कैसे करेंगे। जैसे कि हमें 1 और -6 में बताना है कि कौन बड़ा है, तो इसको किस तरह से देखेंगे? 0 से जब हम बाईं तरफ चलते हैं तो संख्या बढ़ती है, लेकिन 0 से जब हम दाईं तरफ चलते हैं तो संख्या क्या होती है? घटती है। तो हमें पता लग रहा है यहाँ से, यानी कि 0 के बाईं तरफ की सारी संख्याएं अगर हम सीधी तरफ चलते जाएंगे तो बढ़ती जाएंगी, लेकिन उल्टी तरफ चलेंगे तो वो घटती जाएंगी। यानी कि 0 से अगर हम 1 की बात करें तो 1 चलने के लिए हमें कहाँ चलना होगा? 0 से दाईं तरफ। लेकिन -6 पे जाने के लिए हमें किधर जाना होगा? 0 से बाईं तरफ।
तो अगर देखें तो -6 माइनस +1 से काफ़ी छोटा है, यानी कि यहाँ पर कौन बड़ा हुआ, यहाँ पे बड़ा हुआ 1। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देने की है, जैसे 1 लिखा है, 1 के आगे कोई साइन नहीं है, तो 1 के आगे कोई साइन ना होने का मतलब ही क्या है, ये हमारे लिए समझने वाली बात है कि हम इसको +1 ही मानेंगे। अगर किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो हम उसको क्या मान के चलेंगे कि वो प्लस है। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं किसमें, -5 में और 0 में। तो 0 के दाईं तरफ संख्या बढ़ रही है, लेकिन 0 के बाईं तरफ संख्या घट रही है। तो जब 0 से हम बाईं तरफ चलेंगे 5 कदम, तो हम संख्या को कम कर रहे हैं, यानी कि -5 हमेशा 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं जितनी ऋणात्मक संख्या है वो सब 0 से छोटी हैं। अब अगर हम किसकी बात करें, -2 और -3 की, तो ज़रा ध्यान से देखो। अगर हम 3 और 2 की बात करते हैं, हम कंपैरिजन करते 3 और 2 का, तो बड़ा आसान था कि चूंकि 3 बाद में आता है 2 से, और हम ये कह रहे हैं कि 0 से हम बाईं दाईं तरफ जाएंगे तो संख्या बढ़ रही है, यानी कि हम कहेंगे कि 3 है, 3 जो है वो 2 से बड़ी है, क्योंकि 3 कहाँ रखी है, 2 के दाईं तरफ, और 2 कहाँ रखा है, 3 के बाईं तरफ, इसलिए 2 संख्या 3 से छोटा है, यानी कि यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो ये आएगा। लेकिन अगर बात होती है -3 और -2 की, तो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ भी जो चिन्ह है उसको कहाँ लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे कि -3 -2 से बड़ा है। लेकिन जरा देखो तो कि -3 -2 से कैसे बड़ा हो सकता है। जब हम -3 की तरफ चलेंगे तो हम किधर चल रहे हैं, हम 3 कदम यहाँ चल रहे हैं। लेकिन अगर हम -2 की बात करेंगे तो हम कितने कदम चल रहे हैं, हम उल्टी तरफ 2 कदम चल रहे हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो, जब हम 0 से बाईं तरफ चढ़ रहे हैं तो संख्या का मान घटता जा रहा है, यानी कि संख्या छोटी होती जा रही है, यानी कि संख्या उतनी कम होती चली जा रही है। यानी कि अगर हम देखें तो -2 से छोटा कौन हुआ, -3, क्योंकि यहाँ पर 3 कम हो गए और यहाँ सिर्फ 2 कम हुए। किसी चीज़ में से 2 कम किया हमने और किसी चीज़ में से 3 कम किया, तो छोटा कौन हुआ, -3। यानी कि यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो कैसे आएगा, -2 बड़ा है -3 से। यानी कि वैसे भी अगर हम देखें तो -2 3 की किस तरफ रखा है, दाईं तरफ, इसलिए -2 बड़ा होगा किससे, -3 से। और -3 चूंकि 0 के वो -2 के किस तरफ रखा है, बाईं तरफ, इसलिए -3 -2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस चीज़ को बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी संख्या, अगर हमें किसी भी संख्या में ये कंपेयर करना है कि वो उससे छोटी है बड़ी है, तो बस ये देख लें कि क्या वो उसकी दाईं तरफ रखी है, तो उसके दाईं तरफ की संख्या हमेशा बड़ी होगी और उस संख्या के बाईं तरफ की संख्या उससे हमेशा छोटी होगी। तो अगर हम 0 और 100 में कंपेयर करेंगे तो बड़े आराम से हम कह देंगे कि 100 बड़ा है। लेकिन अगर हम 0 और -100 में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0 बड़ा होगा, क्योंकि -100 0 की किस तरफ रखा है, उल्टी तरफ, बाईं तरफ, जबकि 100 किधर रखा है, 0 के दाईं तरफ। तो इस तरीके से हम तुलना कर सकते हैं। अब 0 और 5 की तुलना करेंगे तो साफ पता लग रहा है, चूंकि 5 0 के किधर रखा है, दाईं तरफ, तो 5 बड़ा होगा 0 से। अब अगर 1 और 7 में करेंगे तो 1 और 7 का मतलब ही क्या है, +1 और +7। तो सीधी बात है, 7 किधर रखा है, 1 के दाईं तरफ, तो 7 हमेशा बड़ा होगा 1 से। लेकिन अगर -4 और -3 में कंपेयर करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, -4 -3 के किधर रखा है, बाईं तरफ रखा है, इसका मतलब छोटा होगा किससे, -3 से। और -3 -4 के किधर रखा है, दाईं तरफ, यानी कि अगर हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो -3 बड़ा होगा -4 से। तो इस तरीके से हम पूर्णांकों की तुलना करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर मान लीजिए हमें इन संख्याओं को निरूपित करना है, तो +3 के लिए हमें क्या करना होगा, कितने कदम, 1 2 3, यहाँ पहुंचे तो हमने इसको, यहाँ पे हम किसको निरूपित कर सकते हैं, +3 को। अब हमें 5 को निरूपित करना है, 5 का मतलब ही क्या है, +5। तो 5 के लिए हमें 5 कदम बढ़ना होगा, 3 कदम तो हम बढ़ ही चुके थे, 4, और यहाँ पर कहाँ पहुंच गए, 5, यानी कि +5 कहाँ आएगा, यहाँ पर। अब हमें दिखाना -6 को, तो हमें क्या करना होगा, -6 कदम, 6 कदम हमें उल्टी तरफ चलना होगा, यानी कि 1 2, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, कहाँ पहुँच गए हम, -6 पे। तो इस तरीके से हम -6 को निरूपित कर सकते हैं। -2 को करना है तो हमें 0 से केवल 2 कदम उल्टा चलना है, यानी कि 1 कदम और फिर
2 कदम। कहाँ पहुँच गए हम? -2 पर। अब हमें 8 को दिखाना है, तो हमें 8 को दिखाना है मतलब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि +8 है। तो हमें क्या करना होगा? 8 कदम चलना होगा। 5 कदम तो हम चल ही चुके हैं। 6, 7, 8 कहाँ पहुँच गए? +1 पे। तो इस तरीके से हम संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को निरूपित कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं कि हम इनको क्रम में कैसे लगाएंगे, इनको किसी ऑर्डर में कैसे लगाएंगे। तो जैसे मीरा को किसी भी सब्जेक्ट में +4 अंक मिले हैं, राम को +6, अंकुर को -5 और गीता को -3। अब अगर हमें आरोही क्रम मतलब क्या करना है, छोटे से बड़ा क्रम लिखना है, तो हम किस तरह समझेंगे कि हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे। तो मीरा को 4 अंक मिले हैं, इसका मतलब कहाँ पर? +1, +2, +3 और +4। तो +4 अंक मीरा को मिले हैं और राम को +6 मिले हैं, तो +5 और +6। तो अगर हम देखें तो +6 +4 की किस तरफ रखा है? दाईं तरफ। इसका मतलब 6 अंक ज़्यादा है 4 से। तो अगर हम कंपेयर करेंगे +4 और +6 में, तो +6 हमारा बड़ा होगा किससे? +4 से। अब ज़रा तुलना करते हैं किसकी? -5 और -3 की। तो -5 और -3 में अगर हम देखें तो ये क्या है हमारा? -1, -2, -3, -4 और -5। -3 का मतलब हम 0 के बाईं तरफ 3 कदम चलेंगे। -3 यहाँ है और -5 यहाँ है। तो -3 चूंकि -5 के किस तरफ रखा है? दाईं तरफ। तो -3 -5 से क्या है? बड़ा है। और हम ये जानते हैं कि कोई भी प्लस संख्या किसी भी माइनस संख्या से हमेशा बड़ी होगी। यहाँ तक कि 0 भी हमेशा माइनस की किसी भी संख्या से बड़ा होगा। तो ये वाला जो हमने पेयर बनाया, ये हमेशा क्या होगा? हमेशा ही छोटा होगा किससे? इस वाले पेयर से। तो अब अगर हमें क्या करना है? अवरोही क्रम में आरोही क्रम में लिखना है, तो हमें पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी होगी। तो सबसे छोटी इनमें कौन है? -3 से भी छोटा -5 है, तो इसका मतलब -5 सबसे छोटी संख्या है। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे? -5 को। अब -5 के बाद, क्योंकि आरोही का मतलब छोटे से बड़ा, -5 के बाद की संख्या, बाद कौन सी बड़ी संख्या है? -3। तो -5 के जस्ट बाद हम किसको लिखेंगे? -3 को। उसके बाद -3 के बाद अगर हम 6 4 में कंपेयर करें तो 6 बड़ी है 4 से, यानी कि -3 के बाद की जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी? +4। और +6 कौन है? सबसे बड़ी संख्या। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? +6। तो हमारा ये जो क्रम है वो कैसा क्रम है? आरोही क्रम। अब अगर हमें अवरोही क्रम में लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले सबसे बड़ी फिर सबसे छोटी। तो इसका मतलब सबसे बड़ी इसी क्रम का बिल्कुल उल्टा क्रम क्या होगा हमारा? आरोही अवरोही क्रम। यानी कि +6 सबसे बड़ी, उसके बाद +4, सॉरी, +6 के बाद हमारी कौन सी संख्या आएगी? +4। +4 के बाद +4 से छोटी कौन है हमारी? -3। और जो हमारी सबसे छोटी संख्या है वो कौन है? -5। तो इस तरीके से हम पूर्णांकों को एक क्रम में लगा सकते हैं। हम ये ढूंढ सकते हैं कौन सा पूर्णांक किससे छोटा है और किससे बड़ा है। धन्यवाद।